With us, Mr. Nasir Hussain from the Congress Party. Nasir Hussain साहब नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नासिर हुसैन साहब, क्या बात है साहब, क्या जबरदस्त वो पहना हुआ है आपने, वो क्या क्या बोलते हैं खमचा जो पहना हुआ है इतना बड़ा, जबरदस्त, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। कहाँ से लिया है सर, ये कहाँ से आया है? ये वहीं से लिया है जिसको हिंदुस्तान की सरकार ने जला दिया और हिंदुस्तान की सरकार उसे भूल भी गई है। जहां प्रधानमंत्री के कदम नहीं पहुंच रहे, जहां महिलाओं को कब्र के अंदर दफन कर दिया जा रहा है, महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, ये उनकी याद है हमारी। कौन मणिपुर की याद है। नाम तो बताओ, कौन सी जगह? ये मणिपुर की है। मणिपुर से, क्या बात है साहब, ब्यूटीफुल, beautiful. So you see that long scarf that Nasir Hussain Saab is wearing, that's from Manipur. And remember, that's just to remind everybody else, Manipur is still burning, by the way. Manipur is not stabilized. Let me tell you this again, Manipur is not stabilized. Agreed. I feel great about the Prime Minister going and inaugurating a temple in Abu Dhabi, meeting MBZ, meeting the Emir of Qatar and everybody else. I hope to God you find some time at least to go to Manipur. Manipur, situation is bad. You can find any weapon you want. कोई भी हथियार आपको चाहिए, कुछ भी चाहिए, 2 मिनट में मिल जाता है. It's like, वो एक ज़माने में, मैं आपको बताता हूँ नासिर साहब, एक ज़माने में 20 साल पहले जो बेरूत की हालत हुआ करती थी, वो है अभी आज की तारीख में मणिपुर की. लोगों ने भुला दिया है, लोग ऐसी एक चमक धमक की दुनिया में गुम हो गए, उन्हें याद ही नहीं कि मणिपुर हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। वहाँ के लोग तिल करके मर रहे हैं, कोई उन्हें याद करने वाला नहीं, ना मीडियाओं में चर्चा है, ना देश की सरकारों में चर्चा है। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है सब कुछ भूल गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया, पर मेरी यादों में, मेरी आंखों में, मेरे सामने सब कुछ जिंदा है। मैं शायद जब तक उन्हें इंसाफ ना मिले, हर मंच पे मेरी एक छोटी सी आवाज़ पहुँचती रहेगी। जब तक ये सरकार ना जागे, हमारी हुकूमत को जगाने का काम ये कांग्रेस करती है और करती रहेगी, चाहे आवाज़ लेट पहुँचे या कल पहुँचे या आने वाले सदियों में पहुँचे, पर हम आवाज़ बुलंद करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि वहाँ के बेगुनाहों को, जो बेजवान है, बेरोजगार है, महिलाओं की तिल की जो जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी आवाज़ बने, उनकी आवाज़ उठाएं, आप तक पहुँचाएं, आप दूसरी जगहों तक पहुँचाएं। ये एक हमारी जिम्मेदारी है जो हम उसे निभा रहे हैं। तो नासिर साहब, आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने तो तहलका मचा दिया हर जगह पे। कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि दिस इज द बिगेस्ट स्कैम। हर एक ने ये बोला, ये क्या है, हम तो पहले दिन से बोल रहे थे, दिस इज एब्सोल्युटली अनडेमोक्रेटिक, एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड द सेम थिंग, दिस मिलिटेट्स अगेंस्ट द राइट टू इंफॉर्मेशन, एंड दे से दैट people have the right to know in a democracy how money is being utilized. नासिर साहब, ऐसा है, जबकि इसी सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की सरकार ने एक एफिडेविट दिया कि हिंदुस्तान के आवाम को जानने का कोई हक नहीं है कि ये पैसा मुझे कैसे मिलता है। जो हिंदुस्तान की आवाम उन्हें वोट देती है, जो उन्हें चुन के लाती है, उस आवाम को हक नहीं है सरकार को फंडिंग कैसे हो रही है, कहाँ से आ रही है। वह आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक आईना दिखाया है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर कानूनी तरीके से इसलिए तो रोक लगाया ना। इतनी बड़ी कौन सी कॉर्पोरेट पैसा दे रही है, कौन पैसा, ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता है, ब्लैक मनी जा सकता है। इसके ऊपर तो ईडी को खुद से जांच करना चाहिए। तो जो भारत सरकार की एजेंसियां दूसरे नेताओं को तोड़ने के लिए यूज कर रही है, उस ईडी को तो वहां पहुंच जाना चाहिए। फंड का जरिया कहां से, एक कौन सी है कि 65,000 करोड़, 66,000 करोड़ एक ब्लैक से पैसा आ रहा है और देश की जनता को जानने का हक नहीं है। ये तो गजब ही हो रहा है इस देश में, और हम पहले दिन से कह रहे थे इससे बंद होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने लेट से सही इंसाफ दिया है। मुझे उम्मीद है कि आगे चंद दिनों में मुकम्मल तौर से इसको रोक लगा देना चाहिए, चंद दिनों के लिए नहीं, मुकम्मल तौर पे इसे रोक लगाना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो ये कहा गया है कि भाई ये लिस्ट जारी कीजिए, लिस्ट जारी कीजिए जी। देखता हूँ इसमें सरकार क्या एक्शन लेती है और देती है, या सुप्रीम कोर्ट के साथ भी वो बहाना करके निकल जाती है। देखते हैं क्या होता है। और या ऑर्डिनेंस पास करती है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ। वही कह रहा हूँ ना, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के वो पास आउट कर जाए, उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है जी। आपने देखा ही है किस तरह से सरकारें चल रही है, वही ईडी सीबीआई। भाई दिल्ली के ऑर्डर पर, दिल्ली की जजमेंट पर
5 जज बेंच की जो 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 5 जज बेंच की जो जजमेंट थी उसको ओवरटर्न कर दिया गया एक ऑर्डिनेंस द्वारा और फिर उसको एक्ट बना दिया गया। बिल्कुल आपके सामने ही है सब कुछ। So do you expect that will happen? Do you think that might go? That might really बिल्कुल happen? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मुझे इस पे डाउट है, पर मुझे उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पे है, अपेक्स कोर्ट पे, कि वो शायद इसे ना होने दे और अपने जजमेंट को कायम रखे और हिंदुस्तान के अवाम को मालूम पड़े कि ये सरकारें कैसे बनती है, कौन से कॉर्पोरेट जगत इन्हें पैसा देती है। आज दिल्ली के सड़कों पे किसान बैठे, उनके लिए पैसा नहीं निकल सकता, एमएसपी नहीं दे सकते, पर इनके लिए पैसा बहुत आ रहा है। आज किसानों पे जुल्म हो रहा है, आप देख ही रहे हैं, आपके सामने ही है। मुझे कहने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि उनके लिए सड़कें बंद है, कील कांटे लगा दिए, करंट, जो अन्नदाता हमें अनाज पहुंचाता है, हमारे लिए खाना लाता है, आज उन पे कितनी जुल्म हो रही है, आज देखने लायक है। उस पर चर्चा होनी चाहिए, तो उस पर बात होनी चाहिए थी, उस पर लोगों को मालूम होना चाहिए कि एमएसपी का क्या हुआ। 2 साल पहले कमेटी बनती है, उस पर सिर्फ वादे, सिर्फ झूठ की वादे। जिस तरह से ये सरकार कहती थी 2022 में 5 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी हो जाएंगे, 100 दिनों में ये काला धन आ जाएगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, ये सब जुमला लगा। इसी तरह किसानों के साथ भी इन्होंने जुमला कर दिया। इन्होंने एमएसपी का वादा किया पर उन्हें दिया नहीं। किसानों के हालात में पहले दिन से कह रहा हूँ, उनकी आय खत्म हो चुकी है। जितने वो बीज बोते हैं उसकी जो खर्च जो बोने और उनको उपजाने में लगता है वो भी खर्च नहीं निकल रहा है। तभी तो किसान इतनी सुसाइड कर रहे हैं हर दिन। कितने किसान हो, लगभग सैकड़ों किसान सुसाइड कर रहे हैं। लगभग 12,000 13,000 का डेटा है कि हिंदुस्तान के अंदर लोग सुसाइड कर रहे हैं। फिर भी ये सरकार जागने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके घर से कोई जा नहीं रहा है। वो खेती किसानी कभी करते नहीं, तो उन्हें क्या मालूम कि किसानों पे क्या जुल्म हो रही है। बैंकों का पैसा अगर किसानों के ऊपर हो तो उनके घर को, उनके जमीनों को, सबको कैप्चर कर लेते हैं। उनके डर से बेचारे सुसाइड कर रहे हैं। यही कॉर्पोरेट के लोग पैसा लेके विदेश भाग जा रहे हैं या यहाँ पे आराम से अपने आप को बैंक करप्ट बता के निकल लेते हैं। मगर किसानों के साथ कौन खड़ा है? सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी है जो उनकी आवाज उठा रही है, आवाज उठाती रहेगी, चाहे सड़कों में हो, सदन में हो, न्याय यात्रा के थ्रू हो, हर मंच पे हमारे नेता नाज़िर हुसैन साहब, बीजेपी का कहना है तो कांग्रेस का फूट और लूट पॉलिसी है। सत्ते में रहते हैं तो कांग्रेस लूटता है देश को, और सत्ते के बाहर जब होता है तो फूट पैदा कर देता है। कभी नॉर्थ साउथ डिवाइड है, कभी फार्मर्स को भड़का दिया। अब जिस प्रकार से कांग्रेस ये जिस प्रकार स्लोगन कर दिया है, बोले बेनिफिशियरीज ड्रॉप हो गए। मोदी जी के रिपोर्ट कार्ड है, मोदी जी के रिपोर्ट कार्ड है जो गरीब कल्याण स्कीम से पीएम किसान सम्मान हो गए, हर घर नल से जल हो गए, हर घर। तो इस चीज को दोहरा के न देखते हुए आपने किसानों को भड़का दिया। राहुल गांधी जी कहते कि हम एमएसपी देंगे, हम एमएसपी देंगे, 2024 में हमारा सत्ता आएंगे तो विल गिव एमएसपी। तो इतने साल क्यों नहीं दी? तो बार बार यह प्रश्न उठता कि लूट और फूट जो बीजेपी आपको एक्यूज कर रहे हैं, ये ठीक है? हाउ डू यू सी इट? नहीं, आप जो कह रहे हैं हर घर जल नल मिल गया, ठीक है, मिला होगा। कितने को मिला वो उसका बताइए। कितने को घर आपने प्रधानमंत्री ने आवाज दिया है? ये तो हमने देखा है, चंद दीवारें खड़ी हो गई पर घर नहीं बनी, टॉयलेट बन गए पर वहां पे सीट नहीं लगे, कहीं पे गेट है, कहीं पे दरवाजे, चारों तरफ लूट है। जिस तरह एमपी के अंदर नकली शादियां हो रही थी, आपने देखा इसके में, इसी तरह की ये घर प्रधानमंत्री योजनाओं सिर्फ एक जुमला है। जुमलों का क्या है? किसानों को कोई, अन्नदाताओं को कोई भड़का सकता है? आज वो अपने हक और हकूक मांगने आए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जब दिल्ली के दरवाजे किससे बंद करके तुम पूछ के बंद करते हो? तमाम लोग आ सकते हैं, क्या किसान, ये मजदूर नहीं आ सकते? उनके लिए इतनी बड़ी बैकअप। एमएसपी देने में डर क्या है? जब कॉर्पोरेट जगत की लिए आपको हेयर कट के नाम पे करोड़ों अरबों रुपया माफ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तो किसानों को एमएसपी क्यों नहीं दे रहे हो? आप देखिए, आप एक कमेटी बनाया, उस कमेटी से आप रिपोर्ट मांगते कि आखिर किसानों को बीज बोने में, गन्ना बो रहा है तो उसे कितना फायदा है, चाहे वो गेहूं उपजा रहा हो या धान उपजा रहा हो, कुछ भी खेती कर रहा हो, तो उसको क्या मिल रहा है? उसने 10 रुपए का बीज बोता है, उसको 5 रुपया प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, 5 रुपया उस लॉस में जा रहा है। तभी तो वो एमएसपी मांग रहा है कि मुझे 10 में बो रहा हूं तो 15 तो एमएसपी दे दो। तो आखिर वो कौन सा गुनाह कर रहा है? अगर उसको सही आखिर मार्केट के अंदर जो वही चीज आज सैकड़ों में बिक रही है, किसानों को रुपए में भी नहीं मिल रहा है, तो किसान अपना हक और हकूक मांग रहे हैं, तो कांग्रेस उसको भड़का रही है। अगर किसानों के साथ खड़ा होना
उनके साथ गुनाह है तो हम ये गुनाह बार बार करेंगे, हम उन्हें बार बार भड़काएंगे कि आप अपने लिए हक और हकूक मांगो। किसानों की तब्दीलियां बने, उनकी मुस्तकबिल बने, उनके बच्चे, क्योंकि आप देखिए ना, रोजगार के मामले में ये फेलियर है। आज देश की सुरक्षा कौन कर रहा है? यही किसान के बच्चे हैं। आप उन्हें बोल रहे भड़का रहे हो। आप सेनाओं के नाम पे वोट मांग सकते हो, पर उनके फादर, उनके पेरेंट जब वही एमएसपी मांगने आते हैं तो उनपे लाठियां डालते हो, उनके ड्रोन से उनपे गैस आंसू डालते हो। आप सोचिए आखिर देश के सरहद पे कौन सिपाही बैठा है? इन्हीं के बच्चे बैठे हैं। इन्हें आज आप कौन कौन से तकबे से नवाज रहे हो, इसके लिए तो वो कौन आपको माफ करेगा? मुझे नहीं लगता है 2024 के जनता के अंदर उनको कोई वोट देने वाला मिलेगा। आप पार्टियां तोड़ सकते हो, नेताओं को तोड़ सकते हो, पर इनके हक और हकूक को कैसे तोड़ोगे? नासिर साहब को कैसे तोड़ोगे? इनके सिपाही जो देश में बैठे उनको कैसे तोड़ोगे? इनके जज्बों को, इनके छोटी सी बात सलाम है। नासिर साहब, छोटी सी बात, आज की तारीख में पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में पर हेक्टेयर कॉस्ट जो है कल्टीवेशन की, रबी क्रॉप की पर हेक्टेयर कॉस्ट जो होती है, दैट इज अराउंड 37,000 रुपीज, 37,000 रुपए। और आपको मालूम है रिटर्न कितना आता है? रिटर्न आपको शायद मालूम नहीं होगा, 25,000 रुपये आता है। 25,000 रुपये आता है सर 12,000 रुपए पर हेक्टेयर लॉस में जाता है किसान। आप मुझे बताइए वो क्या करेगा? मतलब यार, अच्छा गोभी का खेत जो है, गोभी के एक खेत में पर हेक्टेयर जो कॉस्ट है इट इज अराउंड 60,000 रुपीज, और वो बिकती कितने में? 40,000 में। उसको 20,000 रुपए का लॉस लेना पड़ता है। तो आप मुझे बताइए कौन करेगा किसानी? बताएं। अब आप बोले नासिर साहब, बोलिए। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, वही 10 रुपया बोलता है, उसे 5 रुपया उसके हाथ में आता है तो 5 रुपया नुकसान में, इसलिए तो कह रहा हूं उन्हें सही प्राइस नहीं मिल रहा है। और किसान जब तक आप देश $7 ट्रिलियन का इकोनॉमी तभी इस देश को बना सकते हैं, या $10 ट्रिलियन का, जब तक किसान नहीं ऊपर आएंगे, किसानों को उसके घर पे रोजगार मिल जाए। आज देखिए ना, शहरों में इतनी भीड़ क्यों है? मैंने पहले भी कहा था, किसानों ने अपनी किसानी छोड़ दी है, उनके बच्चे शहरों के तरफ आ गए, वो एक रोहवा मजदूर की तरह काम करने लग गए। किसानों जब अपनी खेती छोड़ देंगे तो दूसरे जगह लोड बढ़ेगा, शहरों पे लोड, तो शहर को, गांव को, शहर को कनेक्ट करना पड़ेगा, उनकी कनेक्टिविटी बढ़िया करना पड़ेगा, और उनके खेतों के दाम, जो अनाज है उसको सही दाम पे वहीं खरीदना पड़ेगा, तभी जाके ये किसानी फिर से वापस आएगी। तभी हमारी ये धरती जो सोने की विकसित कहती थी, सोने की धरती कहलाती थी, हीरा जोरात उभरती थी, तभी वही खेत, वही सोना धरती उबालने लगेगी और कहने लगेगी यही हीरा है, यही सोना है, यही चांदी। जब तक खेतों की अनाज सही दाम पे लोगों के पास नहीं पहुंचेगा, किसानों को उनके खेत तक वो प्राइस नहीं जाएगा, किसानों के बच्चे फिर खेतों के तरफ वापस नहीं आएंगे। आप कितनी भी ताकत लगा लो, हम विकसित देश नहीं बन सकते हैं जब तक किसानों को हम विकास के मुख्य धारा से नहीं जोड़े। आप इनको समझना पड़ेगा, सरकारों को भी समझना पड़ेगा। कोई भी सरकार आए जाए, पर सरकारों को, हर सरकार आए, वो किसानों को उठाने के लिए काम कर। आज शहरों की लोड इसलिए बढ़ती जा रही है, किसानों के बच्चों ने किसानी छोड़ दी है, सारे कॉर्पोरेट जगत चले आए, सिर्फ पैकिंग करके आप और हम तक पहुंच जा रहा है, मगर किसानों को वो प्राइस नहीं आ रहा है। सर मैं बोली, ये पूरी सरकार इसलिए इस देश में काम कर रही है कि उसके पार्टी को तोड़ो, उसके पार्टी को तोड़ो, उसके नेताओं को इंपोर्ट करो, बस इतना ही काम है, किसानों के लिए कोई काम नहीं है। नहीं तो सबसे अच्छा है कि धर्म का एक आईना दिखा दो, धर्म का एक लंबा आईना रहेगा तो लोग धर्म के आईने में बस जाएंगे, धर्म के रास्ते पे चल पड़ेंगे। वो ना आपसे रोजगार मांगेंगे, ना आपसे अपनी तरक्की याफ्ता मांगेंगे, ना वो महफूजाफात मांगेंगे, वो सिर्फ वो चुंगल में धर्म के दलदल में दबते चले जाएंगे, उससे उन्हें कुछ मिलने वाला है। मैं धर्म, सबकी अपनी आस्था है, मैं धर्म के ऊपर नहीं, बस ये सरकार सिर्फ धर्म के एंगल पे घूमती है, हिंदुज्म पे घूमती है, कम्युनिटीज करती है, कॉम्युनलिज्म पे लाती है, पर कभी विकास की बात नहीं करेगी, कभी रोजगार की बात नहीं करेगी, कितना में रोजगार नाज़िर हुसैन साहब नहीं करेगी। नाज़िर हुसैन साहब, बीजेपी का कहना है कि मोदी जी का मंत्र है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। मोदी जी ने ऐसे वातावरण पूरे देश में बना दिया है कि हर सिटीजन अपने एंटरप्राइज और एनर्जी को एकदम फुल यूटिलाइजेशन कर रहा है, और आप इसलिए देख रहे हैं ट्रेड, कॉमर्स और हर चीज, और मोदी जी का गारंटी यानी पूरे होने वाले गारंटी पूरे होने वाले गारंटी। 2014 में प्योर वाटर
प्योर वाटर हर गरीब के घर में पहुंचना चाहिए था, उन्होंने संकल्प लिया था, मोदी जी की गारंटी। 2024 में 14.75 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स में साफ सुथरा पानी जा रहा है। आप व्हाइट पेपर है, वो व्हाइट पेपर निकाला है बीजेपी ने, जो आप कांग्रेस के टाइम पे जो काम बिल्कुल हुआ नहीं है। एक्सपोर्ट देखो, हाइक इन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट, आज 22-23 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट हो रहा है, और तब आप कांग्रेस के काल में सिर्फ 7.6 बिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा है। देखो एक एक आंकड़े व्हाइट पेपर में नासिर हुसैन साहब उन्होंने पूरे आंकड़े दिखाए किस प्रकार से मोदी जी के मंत्र पॉलिसी सक्सेस हुआ है इस देश को। बिल्कुल हुआ है, क्योंकि शहरों के रंग गुलाबी है, गांव के रंग काले हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ, सुनिए, मोदी जी की गारंटी है ना, उन्होंने कहा था 2022 में हम $5 ट्रिलियन होंगे। मोदी जी की ही गारंटी है ना, हर शहर स्मार्ट सिटी बन जाएगा। कितने स्मार्ट सिटी है सर? प्रदीप जी आप ढूंढ पाएंगे तो शायद आपको नहीं मिलेगा कौन सी स्मार्ट सिटी है। मोदी जी की ही गारंटी है ना, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। मोदी जी की ही गारंटी है ना, 100 दिन में हम पूरे ब्लैक काले धन को ले आएंगे। ये सब मोदी जी की गारंटी। मोदी जी की गारंटी थी कि किसानों की आय दुगने, तो मोदी जी की गारंटी तो ये है जो मैं साबित करके दिखा रहा हूँ। और हाँ, आप असेंबल करके आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। आपने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात की थी, तो मैं तो देख रहा हूँ पूरा इंपोर्ट हो रहा है। चाइना से आपका एक्सपोर्ट कितना बढ़ा, कितना इंपोर्ट आया। आप जो बार बार कहते हैं कि हम चाइना हमारा इकोनॉमी दुश्मन कंट्री है, आप दुश्मन से कितना सामान ले रहे हो, आप दिखाओ, डेटा है। हमारे से ज्यादा आपने उसके साथ इंपोर्ट करना चालू किया, उससे ज्यादा आपने बिजनेस करना चालू किया। चाइनीज लगभग 3,500 कंपनियों में हिंदुस्तान के अंदर एमडी बन के बैठे हैं या दूसरी जगह एफडीआई लगा के बैठे हैं। आपने तो चाइना के साथ, जो चाइना हमारे जमीनों को खा रहा है, जो हमारे सेनाओं को मार रहा है, जो हमारे हक और हकूक को लूट रहा है, आप उसके साथ तो ट्रेड बिजनेस कर रहे हो। और आप हमें समझा रहे हो, तो यही तो मोदी जी की गारंटी, जो कहते हैं उसका उल्टा रहता है। कितने लोगों को घर दिया, आप सिर्फ गिनाते हो, पर वो घर तो मिला नहीं। तो उस घर को कैसे करेंगे आप घर को बताइए, कितने लोगों को आपने घर दिया। पर आप सिर्फ बोलते रहे, चंद दीवार घेर के आप बोलते हो एक को घर देते हो। मार्केटिंग अच्छा है कि हमने हजारों को दे दिया, वो 1000 लोग मिलते नहीं है। जब आप चाहे आप उनके पर्चे पे ढूंढेंगे तो वो 1000 लोग नहीं मिलेंगे, वो तन्हा लोग होते हैं। तो मोदी जी की गारंटी पे ये देश को अब एतवार नहीं रहा, ना यकीन रहा है। अब की बार 400 पार मोदी जी के नारा और पूरे बीजेपी के नारा है, अब की बार 400 पार। और ये दिख रहा है नासिर हुसैन साहब, बीजेपी एक कोहेसिव यूनिट जैसे फंक्शन कर रहा है। और राहुल गांधी जी के जो यात्रा थे, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, केजरीवाल हो, अलग अलग केसीआर और वाईएसआर पे आप लोग मींस पत्थर वत्थर फेंकना, मींस उनके जो डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे हैं दोनों राज्यों में उनके खिलाफ, तो कैसे आप इंडिया अलायंस को जोड़ेंगे? बिकॉज पूरे देश चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि 52-53 से आप 272 पहुंचे, मगर वो फॉर्मूला तो दिखना चाहिए नासिर हुसैन साहब। तो जब मोदी साहब बोलते कि 400 प्लस इस बार, तो कॉन्फिडेंस क्या इसमें आ रहा है कि आपके इंडिया अलायंस टूट रहा है, इट्स बिखर जा रहा है नासिर हुसैन साहब? इंडिया अलायंस, मैंने कहा इंडिया अलायंस टूट नहीं रहा है। अगर किसी लोगों को हमारे साथ आना है तो आए, मोस्ट वेलकम। इस देश बचाने के लिए आना है तो मोस्ट वेलकम। लोकतंत्र को बचाना है तो, अगर नहीं आना है तो खुदा हाफिज, हमें उनकी परवाह भी नहीं, पर हम अकेले चल पड़े। हमें लड़ना है तो हमें लोकतंत्र, क्योंकि हम महात्मा गांधी वाले देश में रहते हैं, हम सरदार पटेल के देश में, हम मौलाना आजाद के देश में, हम ऐसे लोगों हैं जो हमें लड़ना आता है। हम जेल के सलाखों से भी नहीं डरते। तो चंद लोग अगर देश बचाने के लिए आएंगे तो उनका वेलकम है, मगर हम इस देश को लावारिस नहीं छोड़ सकते। इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, सड़क पे हो। और रहा मोदी जी बोलते हैं 400 सीट लेके आएंगे, ये उनकी कॉन्फिडेंस है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। यही ओवर कॉन्फिडेंस हुआ था 2004 से पहले। आप याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी को, उन्होंने कहा था शाइनिंग इंडिया। 2004 से पहले कांग्रेस मर गई, यही कांग्रेस जिंदा होती है 2004 में, जो 10 साल तक यहाँ पे सत्ता करती है। आप बताइए अटल बिहारी वाजपेयी ने कौन कौन सा नारा नहीं दिया? हम लोगों ने मेक इन इंडिया बोला तो उन्होंने शाइनिंग इंडिया बोला। इन्होंने हर तरह से हमें फंसाने की कोशिश की, मगर हमने इस देश के साथ खड़े रहे। तो 2004 से पहले भी लोगों की सोच यही थी, और 2014 के बाद की सोच यही। तो हम फिर लौटेंगे, हम लड़ने वाले लोग हैं। हाँ, चंद लोग हमारे पार्टी से चले जाए, चाहे चंद लोग उधर, तो हम कहते हैं ना,
तेरे जाने की दुख है मुझे, पर मुझे अपने यकीन पे शर्मिंदा हूं। तो अपने यकीन पे मैं शर्मिंदा हूं कि कुछ लोग क्यों चले गए, उन्हें मालूम नहीं है वो कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, ना उनके पास कुछ लक्ष्य है। पर एक दिन आएगा प्रदीप भाई, आप याद रखिएगा, डाल जो जो पिलर बन रही है वो दूसरे पार्टियों से ला के आप बना रहे हो, वो पिलर जिस दिन ढहेगी बीजेपी पूरी तरीके से गिर जाएगी। बीजेपी के कार्यकर्ता जिंदगी पर झंडे उठाते रहेंगे, पर इंपोर्ट से किए हुए नेता सीधा राज्यसभा पहुंच जाएंगे, एमएलसी पहुंच जाएंगे। जो जिंदगी भर बीजेपी में काम करेगा वो सिर्फ क्योंकि आप देख लीजिए उनके अंदर जितने नेता हैं ज्यादातर बाहर के पार्टियों से आए हैं, वो आते हैं राज्यसभा चले जाते हैं। जो बेचारे जिंदगी पर बीजेपी में काम करते हैं उन्हें कुछ मिलता ही नहीं। तो ये कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है, भगोरों की पार्टी हो गई है। तो अशोक चौहान जी के बारे में कुछ कहेंगे सर? सॉरी, अशोक चौहान जी के बारे में कुछ स्पेसिफिकली कहेंगे? स्पेसिफिकली अशोक चौहान साहब, मैंने कहा ना, चौहान साहब के जाने का दुख है मुझे, पर मैं उससे भी ज्यादा अपने यकीन पे शर्मिंदा हूँ कि मैं इस पार्टी में, मुझे चौहान साहब ही लेके आए थे महाराष्ट्र में, उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था। आज भी मेरे ट्विटर हैंडल पे देखेंगे तो ऊपर में उनका ही तस्वीर है। तो हमारे लिए तो वो गुरु ही थे। इतने महान नेताओं, इतने बड़े लीडर इतने सादगी से चले गए, मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि वो क्यों गए। जाने का कोई रीजन होना चाहिए, कुछ बात होनी चाहिए। ना चौहान साहब ने कुछ बताया ना मुझे मालूम है, पर क्यों गए तो वो चौहान साहब ही बता। हाँ, ईडी सीबीआई का एक डर है, एक रेडार है, उसका डर खौफ इतना। तो मैं चौहान साहब को उनके शागिर्दों होने के नाते मैं यही बोलूंगा, आप जिस पार्टी में थे उस पार्टी के लोगों ने बड़ी जुर्म सही है, अंग्रेजों की लाठियां खाई है, जेल के सलाखों में गए। ये महात्मा गांधी की पार्टी थी जो जेलों के सलाखे में रहे, ये पंडित नेहरू की पार्टी थी जिस जेल के सलाखों में रहे, जो अरबों खरबों में पैदा हुए पर 9-9 साल जेल में रहते। ये मौलाना आजाद की पार्टी थी जो जेलों में रहे, उनकी वाइफ इंतकाल कर गए, फिर भी जेल से वो बाहर नहीं आए। तो आपको लड़ना चाहिए था। ये ईडी सीबीआई का डर नहीं दे, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करते, जेल में डालते। जेल के सलाखों में जाना पसंद था, मर जाना पसंद है, मगर इनके आगे सर झुकाना पसंद नहीं था। आप फाइटर है, आप फाइटर पार्टी के थे, आपने क्यों सर झुकाया? मैं खुद शर्मिंदा हूँ, मुझे अपने यकीन पे शर्मिंदा हूँ कि आप चले गए। मैं आज भी मेरे पास, but I'm very surprised Nasir Saab, because everybody is talking about, hang on a minute. I'm very surprised because Ashok Chauhan Saab is a very dear friend. His father was a very good friend of mine. I used to see him as a young man. He was Minister of State for Home when I met him first in 1993. शरद पवार साहब की सरकार यहाँ पर थी, शंकर राव चौहान जी होम मिनिस्टर थे दिल्ली में when I first came to Mumbai. तब से आज तक मेरे दोस्त हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, क्योंकि अशोक चौहान साहब के खिलाफ तो कोई केस है ही नहीं। He was acquitted by the Bombay High Court. अदर सोसाइटी वाला केस तो he was, जो पहले गवर्नर साहब ने कहा था कि इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता, उसके बाद केस वेंट टू द बॉम्बे हाई कोर्ट एंड ही वाज एक्विटेड। तो मतलब व्हाट इज ही स्केयर्ड ऑफ? सर बताएं। नहीं, अभी आपने पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर खड़ा होके हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था सेनाओं का पैसा खा गए, आदर्श का घोटाला है। किसके लिए कहा था? इनके लिए कहा था। मुझे तो हंसी आती है कभी कभी। देवेंद्र जी ने क्या कहा था? लीडर नहीं डीलर है ये, ऐसे ऐसे अल्फाजों से नवाजा। अच्छा, परिवारवाद जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नारा था, तो क्या यहाँ परिवारवाद नहीं दिखता है? यहाँ घोटाला नहीं दिखता है? यहाँ स्कैम नहीं दिखता है? हाँ, इनके कंपनियों पे, कुछ कंपनियों पे सुनता हूँ मैं, जहां तक मुझे मालूम नहीं, सुनी सुनाई बात है कि इतने इतने हजारों करोड़ का लोन है, इनके बच्चियां उस कंपनियों में डायरेक्टर है। ऐसे खौफ दिखा के इनको लेके गए। मगर देखते हैं चौहान साहब, मैं बार बार एक लाइन पढ़ता हूँ, जब भी आप कहते हैं ना आप परिवारवाद से आएंगे तो विरासत से आएंगे, तो यही होता है। बोलते हैं ना, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब ये उड़ान बताएगी आसमान किसका है। तो ये वक्त बताएगा कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। नासिर हुसैन साहब, से ज्यादा दिन आप टिक नहीं सकते, आपको जमीन पे आना पड़ेगा। ये हौसलों की लड़ाई, आपको लड़ना पड़ेगा और लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, गरीबों मजलूमों। आप इन कायरों की तरह डर के उनके साथ चले जाएंगे तो जनता भी माफ करेगी। आपको नहीं लगता कि अशोक चौहान जी ने कहा कि हमारे लीडरशिप 2024 में कोई स्ट्रेटेजी बनाए नहीं है, कोई पॉलिसी ठीक दिख नहीं रहा है, कोई फ्यूचर हमारा दिख नहीं रहा है, मोदी जी से टक्कर लेंगे ऐसा कोई चीज सामने, लोगों के सामने, हम नेताओं के सामने लेके नहीं आ रहे। तो क्या ये बार बार लीडर जाना, बाबा सिद्दीकी जी गए, उससे पहले मिलिंद देवराज जी गए,
तो एक के बाद लीडर, क्या आपको इंट्रोस्पेक्शन नहीं करना चाहिए कि क्या लीडरशिप में कोई कमी है? क्या आपके लीडरशिप ये पूरे यूनिट को एक साथ लेके मंजिल की ओर तेजी से निकलने का वो विश्वास दे नहीं पा रहा है कि 2024 में टक्कर होगा, हम जीतेंगे? वो मैसेज शायद नहीं जा रहा है, इसलिए दिग्गज नेता छोड़ के जा रहे हैं। क्या इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है लीडरशिप में? थोड़ी सी आपको समझने की जरूरत है। एक एजेंसी की सर्वे आती है, वो दिखाती है महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को 15 सीट मिल रहा है और हमारे अलायंस को इतना यानी 36 के आसपास मिल रहा है। जब सर्वे आ रहा है और लीडर की बात करते हैं तो लीडर तो यही थे, नेता तो यही थे महाराष्ट्र में, सारा लीड इनको ही करना था। तो अब इनके अलावा किसको लीडर बोले? ये लीडर ही लीडर को लीडर नहीं मान रहा। हम जैसे कार्यकर्ता तो इनको ही, हमारे गुमान थे, हमारी यकीन थे, और ये कहते हैं लीडर हमारी नहीं सुन रहा। तो हम किसको हम तो सुनते हैं, हम तो इनको ही लीडर मानते थे, यही लीडर हमारे थे, यही लीडर हमें बीच में छोड़ के चले गए। तो कैसे बोल सकते हैं? राहुल गांधी तो वो फाइटर है जो देख लीजिए, दिन हो बरसात हो, गर्मी हो, रात हो, दिन हो, वो लोगों के न्याय और हक के लिए लड़ रहा है और न्याय मिलने तक उनकी लड़ाई जारी है। कैसे नहीं विजन है? किसानों के एमएसपी पे वो बात कर रहे हैं, रोजगारों को, नौजवानों को रोजगार मिले उस पर बात कर रहे हैं, किस तरह ये देश तरक्की याफ्ता बने उस पर बात कर रहे हैं। हर लोगों को यूनाइट कर, क्या विजन चाहिए आपको? क्या वो ये बोले कि हम धर्मों के नाम पे लड़ाई जो बीजेपी का आज करती है, या ये बोले हम किसानों को कुचल दे, या ये वो राहुल गांधी ये बोले कि हम मणिपुर को कुचल दे? हम देश को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो देश को कुचलने की बात। तो हमारे सामने राहुल गांधी जैसा एग्जाम्पल है, जिनको प्रधानमंत्री बनना होता तो 2004 से 2014 के बीच में कभी भी बन सकते थे, पर उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। संघर्ष के बदौलत अगर आना है तो सत्ता, आपको सब कुछ मिला, संघर्ष का आपने उतना नहीं किया जितना राहुल जी कर रहे हैं। आपने 15 साल मंत्री रहते हैं, चीफ मिनिस्टर 2 बार रहते हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर रहते हैं, लोकसभा में रहते, आपको क्या चाहिए? इससे ज्यादा कांग्रेस के पास आज है क्या देने को? आज वक्त था आपको कांग्रेस को देने का, आपने कांग्रेस को अलविदा कहा। तो ये देश की आवाम, ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है, नांदेड़ के लोग देख रहे हैं। अच्छा देखिए ना, इतने बड़े लीडर वहां ज्वाइन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जाते, ना वहां कोई गर्मजोशी है, ना कोई इज्जत है, ना उनकी एहतराम है, ना कोई सेंट्रल लीडर आता है, एक आधा अधूरा मुख्यमंत्री उनको शपथ कराता है। तो आज एक उनकी कहां वो, जब वो यहाँ थे तो खड़ा किसके साथ होते थे? राहुल गांधी के साथ। यहाँ कहाँ खड़ा होते थे? राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के साथ। जहां सोनिया जी होते थे वहां अशोक चौहान जी होते थे। आज अशोक जी चौहान कहाँ है? एक राज्यसभा सीट के लिए आप कांग्रेस को अलविदा कर देंगे? मुझे यकीन नहीं होता है कि छोटी, आज उस मुकाम पे थे जहां राज्यसभा की सीट मायने नहीं रखती थी। आज चौहान साहब वहां थे जहां कोई पद मायने नहीं रखता था। चौहान साहब एक अपने आप में ब्रांड थे। तो मुझे नहीं पता ना आगे जाके जिस प्रकार से बीजेपी का रवैया है, नासिर हुसैन साहब, अभी देखो यूपी में मुसलमानों को जोड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कौमी चौपल, एक कैंपेन कौमी चौपल, क्या ये ऐसे कैंपेन जो है कौमी चौपल कैंपेन मुसलमान वोट्स को अपने आप में बीजेपी में शामिल करने में योगी आदित्यनाथ, बीजेपी सफल होगा? और क्या ये एक्सपेरिमेंट अगर यूपी में सक्सेस हो गया तो सब पूरे देश में कौमी चौपल जैसे मूवमेंट लेके मुसलमान जुड़ जाएंगे एन माह से पूरे तौर पे? आप इस कैंपेन को कैसे देखते हो? मुझे नहीं मालूम कितने मुसलमान उनके साथ जुड़ेंगे। मैं बार बार हिंदुस्तान की बात करता हूँ, हिंदुस्तान जोड़, मैं एक कौम को जोड़ता ही नहीं हूँ कि ये कौम उनसे जुड़ जाए। कोई भी कौम किसी से जुड़े, ये लोकतंत्र है, मगर मैं कहता हूँ देश की आवाम उस पार्टी के साथ जुड़े जो देश को बढ़ा सकता हूँ। मैं एक कम्युनिटी को उनके साथ क्यों जोड़ के, मैं कॉमनल बात करना ही नहीं चाहता। योगी जी में क्या है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है। आप बताएं, आपने अशोक चौहान जी पे चर्चा कर रहे थे, उनके नांदेड़ जिले में 3.5 लाख मुस्लिम वोटर है, तकरीबन उससे ज्यादा दलित वोटर है। आज उनके बदौलत ही उनके सत्ता में रहे। आज उन सबको उन्होंने धोखा दिया, आज उनको सबको छोड़ के चले गए। तो बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, बात किसी भी कम्युनिटी की हो, चाहे वो माइनॉरिटी से आए, वो मराठा से आए, वो ब्राह्मण से आए, वो या राजपूत से आए, वो किसी भी धर्म से आए, वो सिर्फ और सिर्फ देश के विकास को देखे, देश को बढ़ाने को देखे, देश कैसे बढ़े उसके उस पार्टी के साथ दे। वोट देते समय ये देखना चाहिए कि हम किस पार्टी को दे रहे हैं, वो हमारे लिए क्या करने वाली है। कांग्रेस ने जो जो काम किया
उस काम को देख के देखो। हम बार बार कहते हैं आप हमारे काम को देखो। सन 47 में जिस देश में सुई नहीं बनता था वहां इसरो बन गया, वहां IIM बन गया, वहां एम्स बन गया, वहां ONGC बना, वहां इंडियन ऑयल बना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बना, ना जाने कितनी हजारों कंपनियां बनी। आज क्या पब्लिक सेक्टर में उतनी कंपनियां आ रही है? तो ये रोजगार कहां से पैदा होगा? जब प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के पास रोजगार नहीं होगा, गवर्नमेंट सेक्टर कंपनियां अपने कंपनियों को प्राइवेट सेक्टरों को बेच देगी, तो कहां से आप लाओगे रिजर्वेशन? कहां से लाओगे दलितों को वोट? कुछ नहीं कर पाओगे। ये समाज को आप दे ही नहीं पाओगे, फिर समाज के पास देने के लिए बचेगा क्या? ना तो आपके पास रिजर्वेशन का हक बचेगा, ना कंपनियां बचेगी। सिर्फ एक लोकतंत्र खत्म होकर राजतंत्र की तरफ आ जाएगी। इस इंडिया पार्ट 2 की तरफ हम रिटर्न होने जा रहे हैं। अगर इस तरह से कंपनियां बिकेगी तो इस इंडिया क्या करती थी? ऐसे ही राज करती थी, सब चीजों को अपने अंदर ले लेती थी लोगों के हाथ। तो बंधुआ मजदूर जिस दिन आप बन जाएंगे, ये हिंदुस्तान सिर्फ फिर ईस्ट इंडिया के हाथ में जाएगी और फिर से एक आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो मैं नहीं चाहता। तो कहने का मतलब ये हुआ नासिर साहब, कहने का मतलब ये हुआ कि महाराष्ट्र में अगर सिर्फ आखिरी सवाल है, सिर्फ अगर महाराष्ट्र की बात करें, शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई, कांग्रेस अभी तक है। मिलिंद देवरा, बाबा सिद्दीकी या अशोक चौहान साहब के जाने से कांग्रेस कोई टूटती नहीं है, मुझे नहीं लगता। अब आगे मालूम नहीं मुझे आगे क्या होने वाला। हम लोग सुन रहे हैं कि 20 MLA जाने वाले हैं, फिर 25 MLA जाने वाले हैं, ये सब चर्चा चल रही है। अब आगे आपको क्या लगता है क्या होगा महाराष्ट्र में, आपके खुद के विश्लेषण में? नहीं, मैं एक विश्लेषण बिहार की तरफ थोड़ा सा मैं 2 मिनट लेता हूं आपको। बिहार में यही कहा गया था, कांग्रेस के इतने MLA बीजेपी में जा रहे हैं, इतने MLA जनता दल यू में जा रहे हैं। आप देखिए बीजेपी RJD के MLA उधर चले गए, JDU के MLA उधर जा रहे हैं, बीजेपी के MLA बैकआउट कर जा रहे हैं, पर कांग्रेस यूनाइट रही। जिसको सबसे कमजोर नफ्स मांग रहे थे वो सबसे मजबूत और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के झंडे के साथ खड़ी। इसी तरह महाराष्ट्र में देखिए जितनी भी बाई इलेक्शन हो रहा है कांग्रेस जीत के आ रही है, कांग्रेस हारने का नाम नहीं ले रही। इतनी पार्टियां तोड़ने के बाद भी उनके सर्वे में कांग्रेस नंबर 1 पे जा रही है, उनके सर्वे में। तो सोच लीजिए जनता का मूवमेंट क्या है। तो जनता देख रही है ना, कि जनता को समझ में आता है, आवाम इतनी बेवकूफ नहीं है। आवाम देख रही कि किस तरह से यहाँ खिलवाड़ हो रहा है। एक तरफ मराठा समाज, एक तरफ OBC समाज, इस तरह से मुद्दों पे बात हो रही। आपने ही उस दिन मुझे मेरी पूरी डाटा आपने सही किया। इसी महाराष्ट्र में पिछले 1 साल में 3000 किसानों ने सुसाइड किया। जी करिए। 3000 किसानों ने, और इस साल ज्यादा हैं, इस साल ज्यादा हैं। मैं 1 मिनट, अभी तक का 3000 के आसपास किसान अगर सुसाइड कर जाते हैं तो क्या उनके घर के लोग इन्हें वोट देंगे? क्या ये उन्हें कदम रखने देंगे? तो सब देख रहे हैं महाराष्ट्र की जनता। तो बोलते हैं ना, दुष्यंत कुमार की जो लाइन मैं बार बार बोलता हूँ, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो आग जलनी चाहिए। तो यहाँ आग जलेगी, लोग देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की विधायक ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की जमीन, सावित्रीबाई फुले की जमीन, महात्मा फुले की जमीन, ये कैसे इनको विदा करेगी, ये महाराष्ट्र की जनता देखेगी। और महाराष्ट्र की जनता इसमें है, जब ये मुगलों से लड़ाई लड़ने में नहीं हारी तो ये कौन से भेद की मूल्य, इन्हें विदा करेंगे। राइट, थैंक यू सो मच सर। नासिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड ग्रेट ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट टुडे, रियली एंड ट्रूली वंडरफुल। Faith in democracy restored. Thank you so much, sir. Namaskar. Thank you, sir. I think he had a cough. He had a cough. He needed to go have some water. Yes. He gets very emotional, especially on Mr. Ashok Chavan. After all, Ashok Chavan brought him into the Congress. Ashok Chavan साहब ने शपथ दिलवाई थी इनको एज ए कांग्रेस कार्यकर्ता। तो लिहाजा नासिर साहब के लिए बड़ी इमोशनल मोमेंट है कि अशोक चौहान साहब छोड़ के चले गए। Diggaz sir, you can't just write off this contribution towards the Congress, his family's contribution, generations in the Congress, and then suddenly for no reason. I think Rajya Sabha is कोई महत्व रखता है अशोक चौहान को। I think he must have been very hurt that for the last 2 years he has been trying to meet Mr. Rahul Gandhi on a 1-to-1 and he has not been allowed to. I think somebody in Rahul Gandhi's circle has hurt him very, very badly, I think. So, as I think in one of the interviews, Vilas Rao Deshmukh, when he was alive, told you have to wait, you have to wait. You have to patience where Congress is concerned. संजय निरुपम साहब ने कहा है कि एक महाराष्ट्र के दिग्गज नेता हैं जिनकी वजह से
अशोक चव्हाण साहब को ये कदम लेना पड़ा और उन्होंने उनको बहुत हर्ट किया, ऐसा संजय निरुपम साहब ने कहा है। और संजय निरुपम साहब ने वो उस नेता का नाम नहीं लिया है। खैर वील आस्क संजय जी एज टू कौन है वो नेता, पूछेंगे उनसे। लेकिन फिलहाल